रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। अच्छा, सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेवेंट, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर आप गुड्स कैश पर परचेज करते हो तो ये किस चीज की एग्जांपल है? अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंपल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, वन ऑफ ट्रांजैक्शन या कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है ये बताइएगा। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई नॉन करंट एसेट बेच रहा हूं तो उसके अगेंस्ट जो पैसे आए हैं वो, करेक्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट तो नहीं है ये। वन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कोई ऐसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो कभी कभी अकर होती हो। तो अब ऐसा भी नहीं है ना कि जो हम परचेज करते हैं गुड्स को, गुड्स परचेज ऑन कैश की डबल एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। ये एंट्री ऐसा तो नहीं है कि ये वन ऑफ एंट्री हो, होती रहती है ना? कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है क्या? यानी कि इसमें दो तीन टी अकाउंट्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट या इस तरह का कुछ है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सी ऑर्डिनरी डेली या रेगुलर ट्रांजेक्शन है। तो वन का आंसर ए होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद विच अकाउंट विल हैव अ डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ एन इंक्रीज? कौन सा अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा? अच्छा, बेसिकली आपके पास एक चीज होती है एल्सर। एल्सर, एल्सर क्या कहता है? एल्सर ये कहता है कि अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। है ना? अगर ओनर बिजनेस में पैसे लेकर आता है, लेट्स से मिस्टर ए ब्रॉड 500 रुपीज इन टू द बिजनेस, तो डबल एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। सही है? और अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे घर ले जाए, एक तो ये है कि घर से पैसे बिजनेस में लेकर आया, घर से पैसे बिजनेस में लेकर आया, जब वो घर से पैसे बिजनेस में लेकर आया तो बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। यानी कि ओनर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुई, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और घर से पैसे लेकर आया बिजनेस में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाले तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ओनर बिजनेस से 300 रुपए निकाल ले तो उसकी एंट्री पास होती है ड्रॉइंग्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ड्रॉइंग्स भी जो है ना वो एक तरह से कैपिटल का ही अकाउंट है, यानी कि आपका इसी नेचर का अकाउंट है। बस सिर्फ अलग अलग टी अकाउंट इसलिए रखे जाते हैं ताकि कैपिटल के अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मुझे ये बता दे कि ओनर कितने पैसे लेकर आया, और ड्राइंग्स के अकाउंट का बैलेंस मुझे ये बता दे कि ओनर ने कितने पैसे बिजनेस से निकाले हैं। तो जैसे जैसे ओनर की ड्राइंग्स इंक्रीज होती हैं, जैसे जैसे ओनर्स की ड्राइंग्स इंक्रीज होती हैं वैसे वैसे ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, लिहाजा ए इसका आंसर होगा। बी है रेवेन्यू। रेवेन्यू तो अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। सी है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव, किसी से डिस्काउंट रिसीव करना, ये भी आपकी इनकम है, क्रेडिट होता है। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो टू का आंसर होगा ए। ठीक है? अच्छा, थ्री, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हाईटेक इंटरप्राइजेस। हाईटेक इंटरप्राइजेस की जो किताबें हैं, जो बुक्स है, उससे ये इंफॉर्मेशन सामने आई। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल। व्हाट इज द टोटल ऑफ नेट एसेट्स? नेट एसेट्स का टोटल क्या है? अच्छा, नेट एसेट्स की क्या डेफिनेशन है? नेट एसेट्स का क्या मतलब है? हाँ जी, नेट एसेट्स का क्या मतलब है?
हाँ जी, नेट एसेट्स का क्या मतलब है? नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट एसेट्स का मतलब होता है सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को माइनस कर दो, नेट। ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास जो टोटल एसेट्स है उसमें एक 42,000 है, और फिर एसेट्स में एक 21,000 है। दो ही एसेट्स हैं। ठीक है। और लायबिलिटीज में आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज है और आपके पास करंट लायबिलिटीज है। ठीक है। तो नेट एसेट्स का मतलब होता है ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। तो हमने सारे एसेट्स को ऐड किया, सारी लायबिलिटीज को माइनस किया, 27,000 आंसर आया। थ्री का आंसर डी होगा। अच्छा, ये कैपिटल के बराबर ही होता है क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज होता है। थ्री का आंसर डी होगा। ठीक है। फोर पर आते हैं। Following information is extracted from the books of Nakeem Enterprises. What is the total of assets? बड़ा आसान सवाल। एसेट्स का टोटल पूछ रहा। टोटल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स है 66,000 के, और नॉन करंट एसेट्स है 45,000 के। सही है। तो टोटल एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स 66,000 और नॉन करंट एसेट्स 45,000, टोटल आपके पास 111,000 आ रहा है। 111,100। तो आंसर होगा बी। ठीक है। क्लियर। अच्छा, फाइव। फास्ट सॉफ्टवेयर एफएस इज अ सॉफ्टवेयर हाउस। एफएस imported 10 laptops from Japan for their office at rupees 50,000 per laptop. Payment was made through check. How this will be recorded in the books of FS? एफएस ने 5 लैपटॉप्स इंपोर्ट करे, खरीदे। ठीक है। फास्ट सॉफ्टवेयर, FS is a software house. Software house. FS imported 10 laptops from Japan for their office at 55,000 rupees. Per laptop payment was made through the check. अच्छा, आप पहली चीज याद रखिएगा, पहली चीज याद रखिएगा कि ये एक सॉफ्टवेयर हाउस है। ठीक है। अच्छा, पैसे तो बैंक से पे हुए हैं ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट तो होगा। बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 10 इंटू 50,000। डेबिट क्या होगा? परचेजेस को डेबिट करें क्या, या लैपटॉप को डेबिट करें? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? देखो, परचेजेस का लफ्ज उस चीज के लिए यूज होता है जिस चीज का आपका बिजनेस हो, जिस चीज की आप ट्रेडिंग करोगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरी लैपटॉप की दुकान होती ना, अगर मेरी लैपटॉप की दुकान होती, मैं लैपटॉप खरीदता, मैं लैपटॉप बेचता, तो लैपटॉप खरीदना मेरी परचेजेस होती। अगर मेरी मोबाइल फोन की दुकान है, मैं मोबाइल फोन खरीद रहा हूं, मोबाइल फोन बेचता हूं, मोबाइल फोन की ट्रेडिंग करता हूं, तो मोबाइल फोन का खरीदना मेरी परचेजेस है। अब यहां पर ये सॉफ्टवेयर हाउस है। क्या सॉफ्टवेयर हाउस लैपटॉप बेचता है? क्या सॉफ्टवेयर हाउस लैपटॉप्स बेचता है या नहीं? नहीं। सॉफ्टवेयर हाउस तो सॉफ्टवेयर बनाता है ना। इन्होंने लैपटॉप क्यों मंगवाए होंगे? इन्होंने लैपटॉप अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए मंगवाए होंगे। इनके लिए ये लैपटॉप्स नॉन करंट एसेट होंगे। तो आप लैपटॉप का अकाउंट डेबिट करोगे। समझ में आई बात? ये डबल एंट्री पास होगी। ख्याल रखो, कंपनी का नेचर देखो, नेचर ऑफ बिजनेस है कि वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है। अगर सवाल में बोल रहा है ना कि इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ये है कि ये लैपटॉप खरीद कर बेचते हैं, तो फिर परचेजेस डेबिट होता। चलिए अगले पर आते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर करेक्ट? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में कौन सा जुमला इसमें से अच्छा, आर लिखा है, इज नहीं लिखा, आर लिखा है, तो एक से ज्यादा हो सकता है। बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड
डेली रादर देन पीरियोडिकली। बुक कीपिंग क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बुक्स में हिसाब लिखना, ठीक है। तो बुक कीपिंग जनरली डेली करी जाती है रादर देन पीरियोडिकली, यानी कि एक वक्फे के बाद 3 महीने, 6 महीने, साल, 15 दिन के बाद करी जाए। डेली बेसिस पर हिसाब किताब लिखा जाता है ना। छोटी मोटी बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है, अकाउंटिंग एक ब्रॉड बड़ी टर्म है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बुक कीपिंग में आता है नहीं। बुक कीपिंग का मतलब होता है सिंपल सी प्लस माइनस वाली छोटी मोटी अकाउंटिंग करना, हिसाब करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तो मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। तो वो बुक कीपिंग नहीं है, वो तो प्योर अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा जुमला गलत है, पहला सही है। तीसरा, अकाउंटिंग रिलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, बिल्कुल। अकाउंटिंग आप तब कर सकते हो डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट बनाना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाना, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना। ये सब आप तब कर सकते हो जब आपके पीछे हिसाब किताब जो होंगे, जो रसीदें होंगी, जो उस पर अमाउंट होंगे, जो छोटा मोटा हिसाब होगा वो सही होगा। और ये भी सही जुमला हो गया। फिर है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स को बुक कीपिंग कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने को, प्रॉफिट कितना हुआ ये कैलकुलेट करने को बुक कीपिंग नहीं कहते हैं। तो आखिरी जुमला भी आपका चौथा जो है वो भी सही है, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर सेवन। सेवन में लिखा है जामिल लिमिटेड अप्लाइड टू, जामिल लिमिटेड अप्लाइड टू बैंक फॉर एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 0.5 मिलियन। आपने एक बैंक को एप्लीकेशन दी है कि मेरी जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट है ना वो 0.5 मिलियन कर दो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने बैंक से इजाजत ले ली है कि 0.5 मिलियन तक, 0.5 मिलियन तक अगर मेरा बैंक अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव हो गया ना तो आप उसका चेक एक्सेप्ट कर लेना। आप जो है ना वो, अगर मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला जाए 0.5 मिलियन, तो इतना आप मुझे उधार दे देना, ठीक है। बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है ना, हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह की कोई बात वो कह रहे हैं, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन डाली है। विच वॉज एक्सेप्टेड बाई बैंक सब्सिक्वेंटली, बैंक ने इसकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, बैंक विल ट्रांसफर 0.5 मिलियन टू बैंक अकाउंट ऑफ जामिल लिमिटेड। नहीं, ऐसा नहीं है कि बैंक ने बोला ये लो 0.5 मिलियन। बैंक ने जो है वो आपको लोन नहीं दिया 0.5 मिलियन का। सर लास्ट वन कहता है कि बुक कीपिंग, अच्छा कोशिश करा करो खजर बेटा टाइम पर जो है ना वो सवाल पूछ लो, ताकि जब रिकॉर्डिंग हो ना वो खराब ना हो। खैर मैं तुम्हारा जवाब दे देता हूँ, लेकिन जब हम 6 डिस्कस कर रहे थे तब पूछ लिया करो, क्योंकि 7 पर आने में भी 3 मिनट लग गए हमें। खैर, द लास्ट वन कहता है कि बुक कीपिंग हेल्प करता है बनाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय यूजिंग बुक कीपिंग। बेटा आखिरी तो लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो बुक कीपिंग के जरिए रिकॉर्ड होती हैं। मैं आपकी बात नहीं समझा खिजर, आप क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बुक कीपिंग के जरिए रिकॉर्ड होती हैं ना। छोटी मोटी बुक कीपिंग का मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। चलो 7 पर आ जाओ। अच्छा, क्या ए आंसर होगा? जी जी, आखिरी ऑप्शन भी ट्रू है। अच्छा बताओ, ए आंसर होगा क्या? बैंक विल ट्रांसफर 0.5 मिलियन टू बैंक अकाउंट ऑफ जामिल लिमिटेड। नहीं, ये तब ट्रू होता जब बैंक आपके अकाउंट आपको लोन दे रहा होता। पहला केस तो बैंक लोन वाला है, जिस केस में डबल एंट्री पास होती 0.5 मिलियन से बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन एक लायबिलिटी क्रेडिट। ये तब होता है जब बैंक आपको लोन देता है, तब होता है जब बैंक लोन देता है, ठीक है। बैंक विल पे ऑल द चेक्स इशूड बाय जामिल लिमिटेड। जितने भी चेक जामिल लिमिटेड इशू करेगा बैंक हर किसी को पेमेंट करता रहेगा विदाउट एनी लिमिट। ऐसा है क्या? नहीं, बैंक ने एक लिमिट तो रखी होगी ना। ऐसा थोड़ी है आप कितने का भी चेक वहां से बैंक से विड्रॉ कर लो और बैंक उसको एंटरटेन करे। बैंक विल पे ऑल द चेक्स ऑफ द अमाउंट लेस देन 0.5 मिलियन।
जितने भी चेक्स 0.5 मिलियन की अमाउंट से कम होंगे, जितने भी चेक्स 0.5 मिलियन की अमाउंट से कम होंगे, बैंक उन सबको पेमेंट कर देगा। अब आपने एक चेक बनाया 0.1 मिलियन का, दूसरा बनाया 0.4 मिलियन का, तीसरा बनाया आपने 0.2 मिलियन का, चौथा बनाया आपने 0.3 मिलियन का, टोटल हो जाते हैं 1 मिलियन। तो क्या ये सारे चेक्स बैंक एंटरटेन कर देगा? बैंक विल पे ऑल द चेक्स ऑफ द अमाउंट लेस देन 0.5 मिलियन। बैंक जितने भी चेक्स बैंक पर जाकर हम पैसा निकालेंगे, अगर वो चेक 0.5 मिलियन से कम होगा तो बैंक उसके पैसे दे देगा? नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप 0.4, 0.2, 0.3, 0.1 मिलियन, 0.4 मिलियन के दो तीन चेक इस तरह से चेक बना दो, टोटल अमाउंट 0.5 मिलियन से एक्सीड हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। आखिरी लिखा हुआ है बैंक विल पे द चेक्स इशूड बाय जामिल लिमिटेड प्रोवाइडेड दैट अकाउंट विल नॉट बी ओवरड्रॉन बाय मोर देन 0.5 मिलियन। ये बात सही है। बैंक हर चेक की पेमेंट करेगा उस हद तक जिस हद तक जामिल लिमिटेड के अकाउंट का बैलेंस 0.5 मिलियन से ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, उस हद तक। बात समझ में आ रही है? बैंक हर चेक के अगेंस्ट पेमेंट करेगा, लेकिन उस हद तक जिस हद तक टोटल अमाउंट 0.5 मिलियन से ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि बैंक ने आपको 0.5 मिलियन तक का वादा किया है। तो डी आंसर होगा इसका। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स वन ओनली लायबिलिटीज? इसमें से कौन सी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज है? ए है मशीन, मशीन तो एसेट है। बी है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स पेएबल, बी होगा। ठीक है, बैंक सेल पेएबल्स और सेल्स जो है वो रेवेन्यू है। लोन ऑब्टेन, लोन इशूड एंड क्रेडिटर्स। अच्छा, लोन ऑब्टेन्ड क्या होता है? किसी से लोन लिया है। लोन इशूड, किसी को लोन दिया है। लोन ऑब्टेन्ड, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपका क्या है? अगर आपने किसी से लोन लिया तो वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन लोन इशूड क्या है? आपका एसेट है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स एसेट्स ओनली? इसमें से कौन सी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स हैं? डेटर्स, परचेजेस, कैश इन हैंड, बिल्डिंग्स, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिटर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इक्विपमेंट एंड कैश इन हैंड। इसका सही आंसर होगा बी। बिल्डिंग्स, कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी वो चीजें जो आपके एसेट्स होते हैं। सही है। आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? इसमें से कौन सा इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन है? तो आपको पता होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, या तो ऐसे लिख लो, या आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल लिख लो। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप इसको लिख सकते हो। तो 10 का जो आंसर होगा ना वो ए होगा। 10 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ? सही है, तो 10 का आंसर ही होगा। तो ये हमने आज पहले 10 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर लिए। और